अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इट्स बेसिकली अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन विच इज आइदर वीक्स और मंथ्स इन विच इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी एंड अटेम्प्ट्स एट रिपेयर को एग्जिस्ट इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस। एक्यूट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस अभी हम देखेंगे। इसमें डिफरेंस आएगा एक तो कि इसमें न्यूट्रोफिल्स के बजाय मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये ज़्यादातर होते हैं, और ये इसका जो ऑनसेट होता है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन का होता है इसका, कि वीक्स या मंथ्स तक ये चलती है। और इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कॉजेज़ इसकी परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो सकती है कि लेट सपोज कि माइकोबैक्टीरिया ने या किसी ऐसी वायरस या फंगा या पैरासाइट ने कर दिया जिसको इरेडिकेट करना मुश्किल हो, उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या ड्यू टू अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन सही से, जिसकी 3 फेट्स होंगी, अगर वो सही से हील नहीं कर सके तो वो प्रोग्रेस कर जाएगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। तो ये भी एक कॉज हो सकती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। उसके अलावा क्रॉस हो सकती है हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज, जिसमें आपके उन्होंने बताएंगे कि कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, वो क्रॉनिक हो सकती हैं, जिसमें आपके जो इम्यून जो सिस्टम होता है वो ऑटो एंटीजेंस, जो आपके जो ऑटो एंटीजेंस होते हैं वो खुद एक इम्यून रिएक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और ये आपकी इन डिसीज में देखे जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और कभी कभार आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल एनवायरमेंटल सब्सटेंस के खिलाफ भी हो सकता है, जो कि एलर्जिक डिजीज में देखा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल हमारे पास ब्रोंकियल एस्थमा की आती है। और क्या कॉजेज हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पोटेंशियल टॉक्सिक एजेंट्स। अब ये आइदर एक्सोजीनियस हो सकते हैं, जिस तरह डस्ट पार्टिकल्स हो गए जो कि सिलिकोसिस कराते हैं, या ये एंडोजीनियस हो सकते हैं, जिस तरह कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स हो गए जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस कराते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के क्या हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ये कि जिस तरह मैंने कहा कि इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन होगी वो मोनोन्यूक्लियर सेल्स की होगी, जिसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें आपको टिश्यू डिस्ट्रक्शन मिलेगी, और इसमें देयर विल बी क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोसिस, प्रेजेंस ऑफ स्कारिंग, क्या कहते हैं देयर विल बी अटेम्प्ट्स एट हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू विच इज अकॉम्प्लिश्ड बाय एंजियोजेनेसिस, जो कि होती है प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, और फाइब्रोसिस यही होती है। स्कारिंग को हम फाइब्रोसिस कहते हैं कि जब आपका कनेक्टिव टिश्यू जो डैमेज जगह है उसको रिपेयर करने आते हैं। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मेन साइन है कि इसमें फाइब्रोसिस मिलती है, हमको एक्यूट में नहीं मिलती। अब इसमें जो हमने सेल्स का वो हमने कहा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने कहा था मैक्रोफेजेस होते हैं। रोल क्या है मैक्रोफेजेस का? रोल मैक्रोफेजेस का वही है कि वो जो हमने पढ़ा था फेगोसाइटोसिस कराते हैं। फेगोसाइटोसिस के अलावा ये साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करवाते हैं, और ये इनका एक और काम ये है कि ये टी लिम्फोसाइट्स को भी, हम आगे देखेंगे, टी लिम्फोसाइट्स को भी ये एक्टिवेट करते हैं। और ये इसका एक और काम ये मैक्रोफेजेस का कि ये आपके जो इंजर्ड टिश्यूज हैं उसकी रिपेयर भी मैक्रोफेजेस कराते हैं बाय रिलीजिंग, क्या कहते हैं, बाय रिलीजिंग सम सब्सटेंसेस। और मैक्रोफेजेस की कितनी टाइप्स होती हैं वो हमने उस टेबल में पढ़ी थी, जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का डिफरेंस था कि 2 तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं। एक तो वो जो कि सिर्फ ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन निकलते हैं, जिनका ओरिजिन होता है थ्रू हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल फ्रॉम बोन मैरो, वहां से वो सिर्फ जब इन्फ्लेमेशन होती है तभी वो रिलीज होते हैं। और कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं जो आपके एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान यॉर्क सैक में और फीटल लिवर में जिनका ओरिजिन होता है, और वो फिर आपके जो डिफरेंट बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह लिवर या सीएनएस में जाके वो रिजाइड कर जाते हैं, और वो फॉर ईयर्स परसिस्ट करते हैं वहाँ पे। वेरस जो इन्फ्लेमेशन वाले मैक्रोफेजेस होते हैं वो ओनली फॉर क्या कहते हैं अबाउट 1 to 2 days तक से परसिस्ट करते हैं। और इसमें जो यॉर्क सैक में बनते हैं और जो रेजिडेंट टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं उसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है कप्फर सेल्स की, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस की, साइनस हिस्टियोसाइट्स की, और क्या कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स की। और ये सारे रेजिडेंट जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं ये आपस में मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, जिस मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, जिसको हम रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं। और इसका क्या है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के, दे एलिमिनेट इंजीरियस एजेंट्स such as microbes and initiate the process of repair, जो कि मैंने अभी कहा, but are also responsible for much of the tissue injury in chronic inflammation। इनके और क्या फंक्शंस होते हैं मैक्रोफेजेस के? इनके फंक्शंस ये होते हैं कि एक तो वही फेगोसाइटोसिस कराते हैं, तो इंजेस्ट एंड एलिमिनेट माइक्रोब्स इन डेड टिश्यू, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर एंड इन्वॉल्व इन स्कार फॉर्मेशन एंड फाइब्रोसिस, सिक्रीट मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिस तरह साइटोकाइंस हो गए, जिसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 आ गया, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ गए, जो कि अगेन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को फर्दर इनिशिएट और प्रोपेगेट करते हैं। और ये एक और चीज की डिस्प्ले कराते हैं अपने एंटीजन्स टू टी लिम्फोसाइट्स एंड रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स फ्रॉम टी सेल्स, जो हम अभी आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब 2 तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं, ये वाली फिगर आपने याद रखनी है। एक तो M1 जो कि क्लासिकली एक्टिवेट होते हैं, और एक होते हैं M2 जो कि ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेट होते हैं। क्लासिकली एक्टिवेट में और
ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेट में डिफरेंस क्या है? एक तो ये किस चीज से एक्टिवेट होते हैं, दूसरा इनके फंक्शंस। जो क्लासिकली एक्टिवेट जो M1 रिसेप्टर है, इनका मेन काम है ही माइक्रोब के प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन जो बैक्टीरिया उसकी किलिंग करना। इनका मेन काम फेगोसाइटोसिस है, इनका मेन काम इन्फ्लेमेशन कराना है जो M1 होते हैं। वेरस जो M2 है, इनका मेन काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, यानी ये टिश्यू रिपेयर कराते हैं और ये इन्फ्लेमेशन को टर्मिनेट कराते हैं और ये फाइब्रोसिस कराते हैं। अब जो क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं जो M1 होते हैं, वो एक्टिवेट किस तरह होते हैं? वो या तो माइक्रोबियल प्रोडक्ट से एक्टिवेट हो सकता है, या वो टी सेल्स के कहते हैं एक साइटोकाइन रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गैमा। इंटरफेरॉन गैमा से वो वाले मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और जब वो वाले मैक्रोफेजेस M1 एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या कराते हैं? वो एक तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, लाइसोसोमल एंजाइम्स, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज जिसमें पेरोक्सीनाइट्राइड एनायन आ जाता है, उनको रिलीज कराते हैं, जिनका काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस होता है कि दे माइक्रोबिसिडल एक्शंस, फेगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ मैनी बैक्टीरियन फंगाई। या वो कुछ इंटरल्यूकिन्स रिलीज कराते हैं, जिस तरह इंटरल्यूकिन 1 हो गया, इंटरल्यूकिन 12 हो गया, इंटरल्यूकिन 23 हो गया, कुछ कीमोकाइंस हो गए, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम ये होता है कि वो इन्फ्लेमेशन को फर्दर क्या कहते हैं? स्टिमुलेट करते हैं और फर्दर उस इन्फ्लेमेशन को प्रोपागेट करते हैं। ये होता है क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस का काम। जो ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं, ये आपके इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 से वो होते हैं क्या कहते हैं? एक्टिवेट होते हैं, जो कि अगेन टी लिम्फोसाइट्स और कुछ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 4। और इनका काम क्या है कि ये इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को रिलीज करेंगे, जिससे इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा। ये जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको टर्मिनेट करवाएंगे और ये कुछ और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेंगे, जिससे ये टिश्यू रिपेयर करवाएंगे, फाइब्रोसिस करवाएंगे और स्कारिंग करवाएंगे। ताकि क्या कहते हैं? इनका बस मेन काम यही है कि इन्होंने इन्फ्लेमेशन को रोकना है और वो स्कारिंग और हीलिंग करवानी, वेरस इन लोगों ने इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाना है और फर्दर किलिंग करवानी है बैक्टीरिया की। अब हम आते हैं रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स के। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है कि माइक्रोब्स एंड अदर एनवायरमेंटल एंटीजेंस, एक तो दे एक्टिवेट T and B lymphocytes which amplify and propagate chronic inflammation. Lymphocyte activation leads to generation of long lived memory cells, जो कि हमें थोड़ी फर्स्ट सेकेंड ईयर की नॉलेज से पता है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके मेमोरी सेल्स भी होते हैं। अब होता क्या है कि जो CD4+ T लिम्फोसाइट होता है वो कुछ साइटोकाइंस रिलीज कराता है और वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर सकता है। और वो 3 तरह के आपके जो CD4 हेल्पर जो टी सेल्स होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं जिनके पास CD4 होती है। और वो 3 तरह के कौन से होते हैं? एक तो हेल्पर टी सेल्स 1, हेल्पर टी सेल्स 2 और हेल्पर टी सेल्स 17। हेल्पर टी सेल्स 1 का काम क्या है? हेल्पर टी सेल्स 1 आपका इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट कराते हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है क्लासिकली एक्टिवेटेड क्लासिकल M1 मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना। फिर आपके आते हैं हेल्पर टी सेल्स 2। हेल्पर टी सेल्स 2 का काम क्या है कि वो इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 को वो कराते हैं, सिक्रीट कराते हैं। और इनका फंक्शन क्या है इन इंटरल्यूकिन्स का कि एक तो ये आपकी ऑल्टरनेटिव पाथवे से मैक्रोफेज एक्टिवेशन करेंगे, जिस तरह हमने देखा था इंटरल्यूकिन 13 और 4 करा रहे थे। दूसरा ये इओसिनोफिल्स को भी एक्टिवेट करेंगे और रिक्रूट करेंगे। फिर आपके आते हैं हेल्पर टी सेल 17। हेल्पर टी सेल 17 सिक्रीट क्या कराते हैं? इंटरल्यूकिन 17। और इंटरल्यूकिन 17 का मेन काम क्या है? जो मैंने कहा था मैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बताऊंगा। इंटरल्यूकिन 17 आपका जो साइटोकाइन है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की वो रिक्रूटमेंट के लिए। इंटरल्यूकिन 17 का काम ये है कि इंड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ कीमोकाइंस, ये वो कीमोकाइंस रिलीज कराते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इनटू द रिएक्शन। अब जो हेल्पर टी सेल्स 1 होते हैं जो इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट कर रहे थे, और जो हेल्पर टी सेल 17 होते हैं जो इंटरल्यूकिन 17 को सिक्रीट कर रहे थे, ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं जब भी कोई बैक्टीरियल या वायरस या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुई हो जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, तो ये वाले सेल्स आपके तब होते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, जब हेल्पर टी सेल्स 1 और हेल्पर टी सेल 17 ये आपके तब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल या कोई ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही हो। हेल्पर टी सेल्स 2 जो होते हैं जिनका काम था इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 सेक्रीट करना, ये बेसिकली ड्यूरिंग हेलमाइंथिक पैरासाइट्स और एलर्जिक इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है इओसिनोफिल्स को एक्टिवेट करना, और इओसिनोफिल्स आपके कहाँ देखे जाते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। अब एक वो इंट्रैक्शन बनती है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स के दौरान जो कि बेसिस बनाती है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे ही। होता क्या है कि जो आपके मैक्रोफेजेस हैं
मैक्रोफेजेस अपने एंटीजन्स, क्योंकि मैक्रोफेजेस आर नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दे डिस्प्ले देयर एंटीजन्स टू टी सेल्स। और टी सेल्स क्या, और वो किस तरह डिस्प्ले करते हैं, वो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करा के वो अपने एंटीजन्स को डिस्प्ले कराते हैं। उससे होता क्या है कि जो टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और वो एक्टिवेट होकर क्या कराते हैं, वो फर्दर साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिस तरह इंटरफेरॉन गैमा हो गया और आपके ये कीमोकाइंस हो गए और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गए। अब इंटरफेरॉन गैमा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइंस का काम क्या होता है कि ये जो है वो मोनोसाइट्स को फर्दर वो एक्टिवेट करते हैं। इंटरफेरॉन गैमा ने देखा था कि क्लासिकली एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइंस क्या कराते हैं, ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट कराते हैं, और वो मोनोसाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में। तो हो क्या रहा होता है, जो हम अभी पढ़ेंगे ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन में भी एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा होता है कि जो मैक्रोफेज हैं विच आर नोन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये इंटरल्यूकिन 12 को सिक्रीट करा के अपना एंटीजन हमेशा टी सेल को वो कर रहे होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे। वेरएस जब वो एंटीजन टी सेल को प्रेजेंट करेंगे तो फिर टी सेल एक्टिवेट होगा, टी सेल एक्टिवेट होकर इंटरफेरॉन गैमा और साइटोकाइंस रिलीज करेगा। इनका काम क्या होगा कि ये फर्दर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, जो कि फर्दर क्या करेंगे, वही फर्दर अपने एंटीजन्स को टी सेल्स को फर्दर वो दिखाएंगे, और जिसकी वजह से ये साइक्लिक प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। ये ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ हद तक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कभी कभार बी लिम्फोसाइट्स भी देखा गया कि वो एक्टिवेटेड होते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराते हैं और प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन कराते हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं और जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये बिल्कुल ये ऐसे एक्युमुलेट कर जाते हैं कि बिल्कुल क्लस्टर कि ये एक्युमुलेट करके आपस में इतना जुड़ जाते हैं कि ये एक तरफ से एक टर्शरी एक क्या कहते हैं इनकी जो वो होती है अरेंजमेंट होती है, वो बिल्कुल एक लिम्फ नोड की तरह लग रही होती है। और जो वो ये जो क्लस्टर फॉर्मेशन होती है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल से मिलकर बनी होती है, इसको हम कहते हैं टर्शियरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और ये ज्यादातर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और हाशिमोटो थायराइडाइटिस में देखा गया है। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स के अलावा और कौन कौन से सेल्स होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, इओसिनोफिल्स होते हैं। इओसिनोफिल्स मैंने अभी कहा कि जब भी कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा या कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा देखे जाएंगे। आपके मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स अगेन क्योंकि मास्ट सेल्स के पास रिसेप्टर होता है जो कि आईजीई की एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पे बाइंड कर सकते हैं। तो अगेन जब भी कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा या कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वहां पे मास्ट सेल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। मास्ट सेल्स का काम क्या है कि वो डीग्रैनुलेशन के थ्रू हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करेंगे, और हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमें पता है काम क्या है कि वो एलर्जिक रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा होते हैं, वो वेसोडाइलेशन कराते हैं एंड वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट न्यूट्रोफिल्स भी इवन दो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट है, वो कभी कभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी देखे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन के लिए आपने बेसिकली यही पैराग्राफ को एक तरफ से याद कर लेना है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन characterized by collection of activated macrophages often with T lymphocytes and sometimes associated with necrosis, जो मैं अभी बात कर रहा था। क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा तो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन में क्या देखा जाएगा कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट्स और सम नेक्रोटिक टिश्यू आपका आपस में कुमुलेट किए हुए होंगे, उनकी कलेक्शन होगी एंड ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होगी। ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन क्या होती है? ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन इज अ सेलुलर अटेम्प्ट to contain an offending agent that is difficult to eradicate. In this attempt, there is often strong activation of T lymphocytes leading to macrophage activation, जो कि मैंने अभी बताया, which can cause injury to normal tissues. The activated macrophages may develop abundant cytoplasm and begin to resemble epithelial cells and are called epithelioid cells. के जो activated macrophages हो रहे हैं वो करेंगे क्या? उनके पास एक तो abundant cytoplasm की वो हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस होंगे वो बिल्कुल एपिथेलियल सेल्स की तरह लग रहे होंगे। और उन मैक्रोफेजेस को हम क्या कहेंगे? उन मैक्रोफेजेस को हम कहेंगे एपिथेलियोइड सेल्स। और साथ में होगा क्या कि कुछ मैक्रोफेजेस आपके सम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में फ्यूज फॉर्मिंग मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स। कुछ मैक्रोफेजेस में साइटोप्लाज्म इतना बढ़ेगा कि वो एपिथेलियोइड सेल्स की तरह दिखने लग जाएंगे, और कुछ मैक्रोफेजेस इतना आपस में फ्यूज कर जाएंगे कि वो जायंट सेल्स बनाने लग जाएंगे। और ये प्रोसेस हो रहा होता है ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन में। और ये जो चीज है ये है बेसिकली ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। ये एक ग्रैन्युलोमा है, इसमें जायंट सेल देखा जा रहा है, लिम्फोसाइट्स देखा जा रहा है, एपिथेलियोइड सेल्स देखा जा रहा है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज देखा जा रहा है और फाइब्रोब्लास्ट देखे जा रहे हैं। अब दो तरह की ग्रैन्युलोमास होते हैं, एक तो फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमास और एक इम्यून ग्रैन्युलोमास। इम्यून ग्रैन्युलोमास कौन से होते हैं? ये वही वाले होते हैं जो मैंने पीछे दिखाया है, जिसमें बेसिकली जिस भी एजेंट की वजह से ये ग्रैन्युलोमा बनते हैं
वो जो एजेंट होता है दैट एजेंट इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ परसिस्टेंट टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और इसमें होता क्या है कि जो हेल्पर टी सेल 1 होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या कराते हैं कि वो साइटोकाइन्स की प्रोडक्शन कराते हैं, जिस तरह इंटरफेरॉन गैमा होगा। इंटरफेरॉन गैमा का हमें पता है काम क्या होता है कि दैट एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। दूसरी जो आपकी ग्रैन्युलोमास की फॉर्मेशन होती है, जो टाइप होती है वो होती है फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा। इसमें क्या देखा जाता है कि इसमें जो फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा की वो प्रोडक्शन करा रही होती है, वो जो फॉरेन बॉडी होती है वो यूजली इतनी इम्यूनोजेनिक नहीं होती, मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा एक्सटेंट तक वो नहीं करती, प्रोलिफरेट नहीं करती, वो यूजली इतना इंड्यूस नहीं कराती कि इट इज इंसाइटेड बाय इनर्ट फॉरेन बॉडीज विच इंड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द एब्सेंस ऑफ टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यून ग्रैन्युलोमास है उसमें प्रेजेंस होगी टी सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की, वेरस जो फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा है उसमें एब्सेंस होगी टी सेल इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स की। और जो फॉरेन मटेरियल होगा वो यूजली आपको ग्रैन्युलोमा के सेंटर में नजर आ रहा होगा। तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ डिजीजेस बताई हैं जो कि ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन में होती हैं, जिसमें आपको पास एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस की, क्रोन्स डिजीज की, सिफिलिस की, लेप्रोसी की, कैट स्क्रैच डिजीज की और सार्कोइडोसिस की। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। आई होप कि क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ये दो इनका काम समझ में आ गया, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन समझ में आ गई हो, और ओवरऑल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कॉजेस एंड जो मेन इसमें सेल होते हैं मैक्रोफेजेस वो समझ में आ गए हो। थैंक यू।